हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अरे सर, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बेटा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट यूनिट। हाँ बेटा, हाँ, अपना पिछला यूनिट पूरा हो गया जहां हमने अपनी इकोनॉमीज की बात की थी। याद करो बेटा, सर आप दिखा दो, दिख नहीं रहे। देखो ध्यान से बेटा, आज हम शुरू करें नेक्स्ट पार्ट। हमारी पिछली क्लास के अंदर हमारा ये वाला पूरा पार्ट हो चुका है, जिसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग अपनी शुरू कर सकते हैं। इसके आगे बढ़ने वाले हैं, आगे क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट यूनिट का पार्ट। तो आइए हेडिंग बनाएंगे और लिखना शुरू करेंगे। फिर आते के साथ, हाँ बेटा, दूसरी बात, अगर किसी भी टाइप का कोई डाउट फर्स्ट यूनिट को लेके आप आई कैन से यूनिट चैप्टर नंबर 1 को लेके आपका कुछ रहता है बेटा, जिसमें आपने 2 यूनिट पढ़ चुके हो। आपके चैप्टर नंबर 1 में फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन, जहां पर नेचर एंड स्कोप तक का पार्ट है। पार्ट 2 में बेसिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमीज की बात की गई है। अब बात करते हैं अपने आगे की बात को। मतलब सिंपल सी बात, एक बात बताओ तो हम लोगों ने सीखा था, पढ़ा था, तो हमने कहा बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैंने एक बात बताई थी, याद करो, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है उसे जनरल इकोनॉमिक्स कहा गया है। मतलब वही वजह है कि जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर है, चाहे थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हो, उससे नेक्स्ट प्रोडक्शन कॉस्ट की बात हो, मार्केट स्ट्रक्चर की बात हो, कि सारा का सारा पार्ट हमारे पास में इकोनॉमिक्स का पार्ट बनता है। तो सिंपल सी बात, अब क्या करने वाले हैं, हमने क्या कहा, अब इन्हीं अपने जनरल इकोनॉमिक्स के पार्ट को बिजनेस डिसीजन मेकिंग में कैसे यूज किया जाता है, इस साथ साथ पढ़ने वाले। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बेटा। हेडिंग बनाइए। हाँ सर, हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग बनाओ अपनी नई यूनिट की। इस यूनिट का स्वागत करो, लिखो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आपको यूनिट को नाम देखकर लग रहा होगा कि डिमांड एंड सप्लाई के रिगार्डिंग ही है सिर्फ, लेकिन आप इसमें बेटा सिर्फ डिमांड सप्लाई की बात नहीं पढ़ते हो, आप इसमें पढ़ते हो अपना कंज्यूमर बिहेवियर, और कंज्यूमर बिहेवियर के साथ में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अप्रोचेस। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि हाँ हो सकता है, क्या कंफर्म्ड है कि आपने पहले भी पढ़ा है अपनी कंज्यूमर बिहेवियर को, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग, एमयू अप्रोच को, आईसी अप्रोच को, ईडी वाला पार्ट, ईएस वाला पार्ट। लेकिन अब कुछ चेंजेस भी आएगा, मतलब जो पहले पढ़ चुके हो उसके साथ में अब कुछ चेंजेस भी आएगा। तो सिंपल सी बात, मैं मान के चलूंगा आपने पहले कुछ नहीं पढ़ रखा, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने वाला हूं। तो बताइए, शुरू कर सकते हैं, हाँ है ना। तो नाम क्या है थ्योरी का, आपके टॉपिक का आज का नाम क्या है सर? टॉपिक का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक की शुरुआत कहां से करेंगे? तो बात बता दूं, आपके पास में इस टॉपिक में आपका डिमांड फोरकास्टिंग वाला टॉपिक भी आता है। अगर मैं बताना चाहूं, फर्स्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा डिमांड के बारे में। तो डिमांड के कंसर्न में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं चाहे डिमांड का मीनिंग हो, सर मीनिंग पे क्वेश्चन बन सकता है। हाँ बेटा, कैसा बनेगा बताऊंगा, कैसे पढ़ना आप लोगों ने। मीनिंग की बात हो, या जो आपके इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जिसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये बोलते फैक्टर अफेक्टिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, और वी कैन से फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, वो वाला पार्ट भी हम डील करने वाले हैं अपने इस पार्ट के अंदर। लेकिन अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड अलोंग विद बिजनेस डिसीजन। सिंपल सी बात, आप बार बार ये बात सुन चुके हो, बिजनेस किस तरह डिसीजन लेता है, तो उसके टॉपिक को हम साथ में पढ़ने वाले हैं, बिजनेस डिसीजन के। दूसरी बात अगर मैं करूं, मीनिंग के साथ में हम पढ़ेंगे इसके अंदर आपके जो लॉ ऑफ डिमांड का पार्ट है। लॉ ऑफ डिमांड आपने पहले भी पढ़ा हुआ, लेकिन ये होता क्या है, इसकी एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस क्या है। और लॉ ऑफ डिमांड में अगर हम बात करें, एक और टॉपिक की बात करेंगे आपके पास में, मोमेंट एंड शिफ्टिंग की। सुन लो अभी, बस सुन लो, अभी बता रहा हूं, फिर वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कुछ पढ़ने वाले हैं बेटा, मोमेंट एंड शिफ्टिंग क्या होती है। तो ये मेरी श्योरिटी है बेटा कि किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आपको आज तक रहा हो, लेकिन अब नहीं रहने वाला। मतलब अगर आपने पहले पढ़ा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट द पॉइंट इज सर हमने पढ़ा लेकिन आप बोल रहे तो डिफरेंट है। यस, डिफरेंट क्यों है? क्योंकि अब जो पार्ट पहले पढ़ा है उसके साथ में हम बात करेंगे अपने बिजनेस डिसीजंस की। ओके, तो कह रहे सर मोमेंट एंड शिफ्टिंग इन डिमांड करके बात करेंगे, जो कि एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट हमारे पास में आता। सर आप बता रहे हो? हाँ पहले बता दो सर। ठीक है बेटा, मोमेंट में हम बात करेंगे, शिफ्टिंग में हम बात करेंगे। मोमेंट में चाहे एक्सटेंशन की बात हो, एक्सटेंशन और एक्सपेंशन की बात हो, या कॉन्ट्रैक्शन का वर्ड यूज किया जाए कि क्या होता है, चाहे इंक्रीज इन डिमांड की बात हो या डिक्रीज इन डिमांड की बात हो, ये सारी बातें हम करने वाले हैं, और इस तरीके से करने वाले हैं ताकि हमारी प्रिपरेशन हो सके। तो रीजन मीन आपने आज तक पढ़ा सब्जेक्टिव पेपर, 12th में आप लोग अपनी इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग लिख के आए हो अपना सब्जेक्टिव पेपर। तो पॉइंट इज, चाहे टॉपिक पढ़ा हुआ है, लेकिन
साथ साथ में कुछ नया पार्ट क्या आने वाला है बेटा, हम पढ़ने वाले हैं इसी के अंदर डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग एक ऐसा टॉपिक है आपके डिमांड के यूनिट के अंदर जो आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ बेटा। डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, उसके कंसर्न में जो थ्योरीज है जो वर्ल्ड वाइड बेसिस पर यूज की जाती है वो सारी पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा और बात करता हूं मैं, इसके अलावा डिमांड फोरकास्टिंग के साथ में सर हम बात करेंगे ईडी की, हम बात करेंगे ईएस की। ईडी ईएस में भी चेंजेस आएगा, क्योंकि आपके पास में ईडी ईएस जो पहले पढ़ा वो तो आएगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, न्यूमेरिकल पोर्शन आता है ईडीएस के ऊपर? हाँ सर, एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपके ईडीएस के ऊपर। तो उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को किस तरह डील करने वाले हैं, मतलब क्या हमारा विद इन सेकेंड आंसर निकल सकता है, विद इन सेकेंड, या हमें अपना पूरा आंसर निकाल के रखना पड़ेगा? आंसर इज नॉट रिक्वायर्ड बेटा, आपको सीधा जो पार्ट सिखाने वाला उससे आप फिंगर टिप्स के ऊपर अपने आंसर निकाल पाएंगे। मतलब मेरा टारगेट क्या है कि क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो आपके पास चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो चाहे ग्राफिकल पार्ट हो, आपको सबका आंसर फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ो और आपको विद इन सेकेंड आपके हाथ में आंसर हो। ये प्रैक्टिस के लिए हमें इस पार्ट को अब अलग तरीके से पढ़ना है। तो बात करते हैं, तो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। ईडीएस की बात कर सकते हैं, इसके अलावा सप्लाई की यूनिट में भी बात करेंगे, और वही कंसेप्ट सप्लाई क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या होते हैं, या वी कैन से रिटर्न सप्लाई क्या होता है, या उसकी मूवमेंट की बात या शिफ्टिंग की बात, वो सारा पार्ट हम डील करने वाले हैं। तो इसका मतलब आपको आइडिया लग चुका है, आप देख पा रहे हैं बेटा कि क्या कुछ यूनिट में, इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इन सारे के सारे पार्ट्स की अच्छी बात यह है, इस पूरे पार्ट को हम डील करने वाले हैं अपने बिजनेस डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब हम बात करने वाले हैं कि आप कोई भी बिजनेस अपना डिसीजन कैसे लेता है, फैक्टर के, डिमांड के फैक्टर को देखते हुए, रिमेंबर, या ये एक्सेप्शनल पॉइंट कौन कौन से होते हैं, इफेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, तो कहने की मतलब साफ साफ ये याद करो, आपने एक पार्ट पीछे सीखा था जब थ्योरीज डील्स विद ऑपरेशनल इश्यूज लिखवाया था मैंने और समझाया था आपको, तो वहां पर मैंने लिखा था फर्स्ट पार्ट। क्या आपको याद है बेटा, जब आपने लिखा था थ्योरी, वो थ्योरी वाला पार्ट जो थ्योरीज डील करती हैं ऑपरेशनल इश्यूज को, तो याद करो, आपको दिखा भी देता हूं। आपकी थ्योरी वाले पार्ट के अंदर आप लोगों ने सीखा था ये वाला पार्ट, यू कैन वॉच दिस, डिमांड फोरकास्टिंग या डिमांड एनालिसिस। रिमेंबर दैट, डिमांड फोरकास्टिंग या डिमांड एनालिसिस, ये वर्ड कहां से आया, कैसे पढ़ा गया, ये सारी की सारी बातें अब एक्चुअल में शुरू होने वाली हैं। सर कितना घुमाओगे इसे? बस बेटा बस, घूम गया, अब टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं, तो बेसिक बात स्टार्टिंग शुरू करेंगे और यहीं से आप लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है? तो शुरू कर सकता हूं, हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो, हाँ सर शुरू कीजिए। चलो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग बनाओ बेटा, हम बात करने वाले हैं डिमांड की। तो डिमांड के रिगार्डिंग आपने बहुत सारे मीनिंग सीखी है, बहुत सारी बातें पढ़ी हैं, बट एक अब अपने कॉमन पार्ट को हम डील करने वाले हैं। तो हेडिंग लिखो बेटा, डिमांड। वी कैन से डिमांड के रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं, या आप इसको बोल सकते हो थ्योरी ऑफ डिमांड। यू कैन से दिस, इसे क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हो थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके सर, तो वही बात पहले नोट करेंगे फिर समझ लेंगे। ओके सर, हालांकि कोई भी डाउट अगर आपको रहेगा तो नीचे नंबर आपको दिए गए उस पर आप मुझे डाउट मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? ओके, लिसन टू मी, क्या कह रहे हैं सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड? पहले डिमांड का मीनिंग लिखते हैं। तो डिमांड के रिगार्डिंग में दो बातें लिखने वाला हूं, हालांकि बातें मैं बहुत सी लिख सकता हूं, लेकिन उन्हीं दो बातों के अंदर इस पूरे पार्ट को कंबाइन करने वाला हूं। तो लिखो बेटा, हालांकि डिमांड का जो मीनिंग आपने पढ़ा वो अभी लिखूं, वो भी लिख लूंगा, लेकिन उसके अलावा और भी लिखने वाला हूं। तो लिखो डिमांड रेफर्स टू, नोट करना शुरू करो, डिमांड रेफर्स टू द इफेक्टिव, रेफर्स टू द इफेक्टिव, पूरा पार्ट समझाऊंगा, लिखते रहो, इफेक्टिव डिजायर, इफेक्टिव डिजायर फॉर द गुड्स। डिमांड रेफर्स टू द इफेक्टिव, से समझ में नहीं है क्या लिखा, समझाऊंगा बेटा, फॉर द गुड्स। डिमांड का मतलब क्या है सर? इफेक्टिव डिजायर क्या होती है बताऊंगा बेटा, डिजायर क्या होती है बताऊंगा। तो मीनिंग से स्टार्ट करेंगे, हालांकि जो आपने मीनिंग पढ़ा वो भी लिख लेते हैं ताकि आपको बता सको क्वेश्चन कहां से आता है। लिखो, आपने ये पढ़ा डिमांड रेफर्स टू, लिखो, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी डिमांडेड, quantity demanded by a consumer
लिखते रहो, समझाऊंगा पूरा पार्ट। डिमांड, अभी एग्जांपल लेंगे फिर समझेंगे पॉइंट को, ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम लोग, पहले एग्जांपल लेके समझाऊंगा, डोंट वरी। लिखो डिमांड रेफर टू द क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए कंज्यूमर, डिमांडेड बाय ए कंज्यूमर। देखो कौन सा कंज्यूमर, हु इज विलिंग, हु इज विलिंग टू परचेज, हु इज विल, लिखते रहो, स्टार्टिंग पार्ट है लिखवाना जरूरी है। लिखो हु इज विलिंग टू परचेज एंड able to purchase, able to purchase at different prices, लिखते रहो, बताऊंगा at different prices, लिखते रहो, लिख रहे हैं सर, चिल्लाओ मत, during a period of time, ऐसे चिल्लाते हो लगता है आपका गला दबा दे, नहीं बेटा नहीं, सॉरी माफ कर दो। देखो ध्यान से, जो वर्ड एबल है इसके नीचे लिख लो, एबल का मतलब है एबिलिटी टू परचेज, एबिलिटी टू परचेज। विलिंग का मतलब है डिजायर, खरीदना चाहता है, डिजायर टू परचेज, डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर, पीरियड ऑफ टाइम इसको बोलते हैं, लिख लो। द टर्म पीरियड ऑफ टाइम मतलब होता है बेटा विच इज measured, which is measured, इसको एग्जाम्पल, काम करो ऐसे मत लिखो, इसको आप सीधा एग्जाम्पल में लिख लो। एग्जाम्पल लाइक आपकी लिखो इनकम ऑफ, इनकम का पार्ट, सैलरी का पार्ट, ठीक है सर। इनकम मत लिखो, इनकम फ्लो का पार्ट बन जाता है, चलो ठीक है, तो सैलरी लिख लो खाली। नोट करो, जो सैलरी वाला पार्ट है वो क्या है बेटा, एक टाइम पीरियड के बाद ही आता आपके पास में, हाँ है ना, रिमेंबर। मैं बोलूं एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल वाटर लेवल इन ए टैंक आफ्टर 1 hour, ये बातें समझाऊंगा, इसे नोट करो पहले क्या कुछ लिखा है हम लोगों ने। अभी सिर्फ मीनिंग की बात लिखी है, 1 by 1 इसके सारे पार्ट को पढ़ने वाले हैं, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। हालांकि डिमांड का मीनिंग आपने पहले भी पढ़ा, लेकिन तो रट्टा नहीं मारेंगे, सिंपल सी बात, सिस्टमेटिक मैनर में पढ़ेंगे ताकि आपको चीजें ऑटोमेटिकली रिटेन रहे आपके ब्रेन के अंदर। ठीक है सर, हाँ सर नोट करते हो, जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके 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 ओके, चलें चलें चलें। नोट हो गया, हाँ सर ये तो हमें फिंगर टिप से पहले से यार। ओके आइए बात करते हैं, नेक्स्ट लिखो, अब हेडिंग बनाओ, लिखते रहो, नेक्स्ट में हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाइए बेटा, टाइप्स ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड कितनी तरह की होती है सर, आपने कहा था आप फेस नहीं दिखाओगे, देख लो बेटा फेस देख लो, क्या फर्क पड़ जाएगा, तो लिख लो। लिखो टाइप्स ऑफ डिमांड में लिखो डिमांड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। हालांकि डिमांड के पार्ट्स मेनली 2 तरह के होते हैं, आपकी डायरेक्ट डिमांड, एक होती है इनडायरेक्ट डिमांड, लेकिन जिसको बोलते हैं डिराइव डिमांड बोलते हैं, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं बेटा 3 तरह की। तो नोट करो, हेडिंग बनाओ, लिखो, पहले समझाऊंगा फिर पूरा पार्ट। फर्स्ट लिखो बेटा प्राइस डिमांड, फर्स्ट लिखो प्राइस डिमांड, सेकंड लिखो इनकम डिमांड, लिखते रहो, समझाऊंगा पूरा पार्ट। देख फर्स्ट लिखा प्राइस डिमांड, सेकंड लिखा इनकम डिमांड, थर्ड लिखो बेटा, थर्ड कौन सा लिखो, क्रॉस डिमांड, थर्ड लिखो क्रॉस डिमांड। तो प्राइस डिमांड क्या होता है, इनकम डिमांड क्या होता है, क्रॉस डिमांड क्या होता है, लिखिए इसके बारे में। तो 1 by 1 लिखिए, हाँ 1 by 1 लिखो। तो प्राइस डिमांड का मतलब क्या है, इनकम डिमांड का मतलब क्या है, और क्रॉस डिमांड का मतलब क्या है, लिखो, इसके नीचे लिखो बेटा। प्राइस डिमांड का मतलब which defines the relation between, लिखते रहो, समझाऊंगा पूरा पार्ट, which define relation between price of a commodity and demand for a commodity। हर चीज सीक्वेंस में पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में भले ही आपको लगे कि हाँ भाई ठीक है बहुत बेसिक बेसिक बातें लिख रहे हैं,
बट जब इनका सीक्वेंस बिल्ट होना शुरू होगा तब पता लगेगा कि आपको मैं क्यों पढ़ा रहा हूं बेटा। सेकंड लिखो, इनकम डिमांड में लिखो, इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में, लिखो द इनकम ऑफ कंज्यूमर, द इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड फॉर ए कमोडिटी। हालांकि जब इस सारे पार्ट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कमोडिटी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है और इनकम का, प्राइस का, इन सबका इफेक्ट अलग अलग पड़ता है उसके ऊपर। नेक्स्ट लिखो, ग्रॉस डिमांड में लिखो बेटा, में लिखो इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, चाहे वो कमोडिटी कॉम्प्लीमेंट्री हो चाहे सब्स्टिट्यूट गुड्स हो, कमोडिटी एंड डिमांड फॉर अनदर कमोडिटी। जनरली आप हमेशा ये बातें आपको सिर्फ समझाई जाती है कि क्रॉस डिमांड है, ये डिमांड है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जिनको भी ये बातें नहीं पता होती बेटा, तो उनके लिए एक मुद्दा बन जाता है यहाँ पर कि सर क्या फर्क है इन दोनों के, इन सबके अंदर। मैंने इसलिए आपको बोला कि अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा हुआ या पढ़ा हुआ भी है तो मैं सारा पार्ट बेसिक लेने वाला हूं बेटा, ताकि आपको ये माइंड में क्लियर रहे कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं सर। ठीक है, एक बार नोट करो, फिर इसको समझते आगे लिखेंगे इसके रिगार्डिंग। टाइप्स की बात करेंगे पहले कि डिमांड कितने तरह की होती है। तीन बेस पे कैटेगराइज किया गया इन्हें, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड और क्रॉस डिमांड। हालांकि डिमांड के रिगार्डिंग आप पढ़ते हैं, प्रमोशनल भी डिमांड होती है, एडवर्टीजमेंट डिमांड भी होती है। बताओ ना, सोचो ना, कंपनीज और बिजनेस के अंदर जब वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, इतना इतना पैसा, इतना इतना सारा पैसा वो लगाते हैं ऐड के ऊपर, तो क्या उससे उनकी डिमांड इफेक्ट नहीं होती? होती है सर, होती है ना। तो उनका इफेक्ट तो पड़ता है, बट तीन तरह की पार्ट को हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग के अंदर, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस। नोट हो गया? कर रहे हैं सर, आगे से हटो आप। लो बेटा, हट गया मैं। इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ी तबीयत डाउन है, थोड़ा काम चला लेना बेटा, हो सकता है वो इसमें। ठीक है सर। चले आगे बेटा, क्या बोला आपने? मैंने बोला थोड़ी तबीयत डाउन है आज, थोड़ा काम चला लीजिएगा। ओके, चलो। फिर भी कोई डाउट अगर रहेगा तो मुझे मेंशन कर दीजिए नीचे नंबर के ऊपर। इसमें आगे लिखो बेटा। अब जो मैंने लिखा प्राइस डिमांड बताएगा रिलेशनशिप, तो पहले एक बात लिखो कि जो प्राइस डिमांड की बात आप कर रहे हो सर, जहां आप कह रहे हो कि प्राइस एक कमोडिटी का और डिमांड उसी कमोडिटी की, सिंपल सी बात, प्राइस डिमांड में हम बताते हैं बेटा प्राइस का रिलेशन और डिमांड का रिलेशन। प्राइस में मतलब भैया, प्राइस का मतलब यहां पर है प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, एक ही कमोडिटी का खुद का प्राइस और उसी की डिमांड, उसी की डिमांड, कमोडिटी का ही प्राइस और कमोडिटी का ही डिमांड की बात करते हैं कि वो कितनी डिमांडेड होगी, कितनी नहीं होगी। और ये सारी चीजें एक बिजनेस अपने डिसीजन से पहले लेता है कि भैया प्राइस फिक्स करना है तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कितना फिक्स करूं मैं। सेकंड इसमें लिखो, हालांकि यहां पर जो बात होती है कमोडिटी की, इसमें लिख लो पहले, कमोडिटी को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज पे डिवाइड किया गया है। जब भी आपको कुछ ना कहा जाए, आज के बाद जो बोल रहा हूं वो सुनो ध्यान से, अब जो बोल रहा हूं याद रखना, अगर कमोडिटी के रिगार्डिंग कुछ भी ना कहा जाए ना, नॉर्मली कहीं लिखा मिलेगी प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस ऑफ ए, दैट ऑलवेज मींस प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड्स। डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, दैट ऑलवेज मींस नॉर्मल गुड्स। सर, चाहे नॉर्मल गुड्स की बात करें या हम बात करें गिवन गुड्स की या इंफीरियर गुड्स की, गिवन की बात करें, इंफीरियर की बात करें, या फिर हम बात करें अपने पास में लग्जरी गुड्स की, लग्जरीज की बात करें, या हम बात करें कंफर्ट गुड्स की, या हम और भी कह सकते हैं नेसेसरी गुड भी बात कर सकते हैं। नोट करते रहो, बताऊंगा सारा पार्ट क्या लिख रहा हूं मैं। नेसेसरीज की बात कर सकते हैं, फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये क्या है, खाने पीने चीजें केस में नेसेसरी का पार्ट बनती है। तो कहते हैं सर सिंपल सी बात, जब डिमांड अलग अलग टाइप की है तो वहां पर प्राइस और डिमांड का रिलेशन भी अलग अलग ही होगा। हाँ होगा बेटा,
मैंने क्या बोला, अगर कुछ भी ना कहा जाए तो गुड्स कौन सी है, नॉर्मल है, याद रखना। क्यों ऐसा बोल रहे हो सर आप, क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? तो मैक्सिमम केसेस के अंदर, एक बात बताओ, इंडिया के अंदर आपकी बात कर लेता हूं आप जिन कमोडिटीज को यूज करते हो, कि आपका सेल फोन है, आपका पेन पेंसिल, जो भी चीजें, घर में राशन है, हाँ ना? जब आप दो जिन चीजों को आप रेगुलर बेस पे यूज कर रहे हो, या आपके घर में मैक्सिमम सामान कौन सा रखा हुआ है? क्या लग्जरी आइटम रखा हुआ है मैक्सिमम? नहीं सर। क्या घर में नेसेसरी आइटम रखा हुआ है, या गिफ्ट रखा है, नॉर्मल रखा हुआ है? मेनली आपके पास जो सामान है उसे आप इस कैटेगरी में लेके चलते हो, जिसे आप कहते हो नॉर्मल गुड्स का पार्ट। ठीक है, तो इसी के लिए हम बात पढ़ने वाले कि प्राइस का क्या इंपैक्ट पड़ता है इसके ऊपर। फिर हम पढ़ेंगे हमारे पास किसका पार्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो इनकम में भी दो बातें आई है हमारे पास में, इसको यही नोट कर लो, इसको यही नोट कर लो। कम्युनिटी का पार्ट वही दोबारा से, कि आप नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हो, कि कंज्यूमर की इनकम का इफेक्ट नॉर्मल गुड्स पे क्या पड़ेगा, या सर आप हमसे बात कर रहे हो इंफीरियर गुड्स का। तो ये सारी बातें मैं आपसे करने वाला हूं, लेकिन पहले आप जान लो कि ये एक्चुअली होता क्या है। दूसरी बात मैंने बोली, क्रॉस डिमांड की बात की, तो मैंने बोला क्रॉस डिमांड, सर हम नोट करते रहे, हाँ नोट करते रहो बेटा। हमने देखो ये साथ साथ ही चार टैब बनाते रहना, काम आएंगे बाद में आपको। हमने बात की क्रॉस डिमांड की, कि क्रॉस मतलब, क्रॉस का मतलब देखो इकोनॉमिक्स में क्रॉस का मतलब है एक का प्राइस दूसरे की डिमांड। याद करो आपने यही पढ़ा हमेशा, चाहे गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री नेचर की हो, मतलब चाहे एग्जांपल लाइक दिस मैं बोलूं, प्राइस एक कमोडिटी का, और बात दूसरी बात क्या, प्राइस तो एक कमोडिटी का और डिमांड की बात करते हैं दूसरे की, इसी को क्रॉस बोलते हैं बेटा। क्रॉस डिमांड का मतलब ही होता है कि प्राइस किसका, एक का, और डिमांड किसकी, दूसरे की। जिसे आप बोल भी सकते हो कि प्राइस ऑफ, एग्जांपल मैं बोलता हूं कि मान लो प्राइस ऑफ व्हीट लिखता हूं, गेहूं का प्राइस एग्जांपल ले रहा हूं, और डिमांड की बात करूंगा राइस की। तो जब आप एक का प्राइस की बात करते हो और उसके प्राइस का इफेक्ट जो उसमें इंक्रीज डिक्रीज की बात करोगे, कि भैया इसके प्राइस गिर गए बढ़ गए, इंक्रीज हुए डिक्रीज हुए, तो उसकी डिमांड में इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, ये जो बात आप करते हो इसी को बोलते हैं क्रॉस डिमांड। क्या बोलते हैं? इसी को कहते हैं क्रॉस डिमांड। मैंने क्या बोला बेटा, एकदम स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूं आपका हर एक पार्ट, तो आप प्लीज नोट करते रहिए क्योंकि हम इस पार्ट को डिटेल में समझने वाले हैं। अब बात यहां पे आएगी, सर आप कह रहे हो डिमांड की बात कर रहे हो, तो डिमांड कौन सी कमोडिटी की, डिमांड की बात यहां कौन सी है? या दो बातें हैं बेटा, पहली बात तो सर आप आगे लिखवाना इसमें, तो ठीक आगे लिखेंगे। तो अभी सिर्फ हम लिख रहे हैं बेटा डिमांड क्या होता है, डिमांड के कंसर्न में कुछ बातें सीखेंगे। एक्चुअल में इस यूनिट की स्टार्टिंग होगी हमारी, अभी तक हमने इस यूनिट को प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं किया है, मैं सिर्फ आप लोगों से डिस्कशन कर रहा हूं इस टाइम। इस यूनिट की एक्चुअल बात अभी स्टार्ट होने वाली, जो हम बात करने वाले हैं, तो उसके बाद ही आपका मेन जो कंटेंट है वो शुरू करूंगा बेटा। ओके ठीक है सर, पढ़े आगे। ये बेसिक बातें लिख रहे हैं खाली, हालांकि इनके बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एग्जांपल लाइक दिस यहां पर लिखा है मैंने कि एग्जांपल प्राइस एक कमोडिटी का और डिमांड किसी और कमोडिटी की। तो यहां जो कमोडिटी वर्ड है अलग है, यहां मतलब क्या है, वो यहां तो हम कह रहे हैं सेम मान लिया, बट थिंग इज जब व्हेन इट कम्स टू क्रॉस डिमांड, तो क्रॉस डिमांड में बात नॉर्मल गुड्स की इनकी नहीं होती। रिपीट कर रहा हूं, जब बात आप क्रॉस डिमांड की करते हो, क्या बोला मैंने, जब बात प्राइस की करते हो, प्राइस डिमांड की बात करते हो, तो कहते हैं प्राइस भी कमोडिटी का और डिमांड भी उस कमोडिटी की। मतलब मैं एग्जांपल में बोलता हूं, लिसन टू मी, मैंने कहा ये पानी की बोतल है, तो मैंने बोला प्राइस भी इसका और डिमांड भी इसकी। ठीक है, इसे बोलेंगे प्राइस डिमांड। इसके प्राइस बढ़े तो इसकी डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा, इसको बोलते हैं प्राइस डिमांड। मैं बोलूं मेरी इनकम बढ़ गई, मेरी इनकम बढ़ रही है, बताना अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो क्या मैं ये बोतल यूज करूंगा या कुछ और आइटम लेके आऊंगा, हाँ या ना, बताना मुझे। तो अगर इनकम बढ़ने के साथ में जिन चीजों की डिमांड बढ़ जाती है, दैट विल बी नोन एज, क्या बोलते हैं उसे, कहते हैं अपने पास कौन सा, इनकम डिमांड बोलते हैं। क्रॉस डिमांड का मतलब क्या होता है, क्रॉस डिमांड का मतलब ये होता है कि प्राइस, आप सामान एक की बात करोगे, प्राइस की एक की बात करोगे और डिमांड की दूसरे की बात करोगे। इसका मतलब एग्जांपल मुझे जवाब देना, रिप्लाई करना प्लीज प्लीज प्लीज। आप मार्केट में जाते हो एग्जांपल के लिए, बहुत सारे आइटम परचेज करते हो और मैक्सिमम आइटम्स के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, मैक्सिमम आइटम्स के ऑप्शन आपको अवेलेबल है। मुझे लैपटॉप परचेज करना, जवाब देना भाई, लैपटॉप का काम तो मुझे सेम ही आना है, जवाब देना हाँ है ना। तो कहने का मतलब लैपटॉप तो सेम ही है मेरे पास में, अब मैं लैपटॉप लूं या मैं एक बेसिक डेस्कटॉप सिस्टम होता है वो लूं, बताओ लैपटॉप लेना सही है या डेस्कटॉप लेना सही है मेरे लिए। एग्जांपल मेरे को पेन चाहिए, पेन इंक वाला पेन ले रहा हूं, तो क्या बिना रिफिल के बिना इंक के पेन काम कर जाएगा मेरे पास, नहीं चलेगा सर। ठीक, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अपने पास गुड्स बोलते हैं, कौन सी, इन्हें कहते हैं रिलेटेड गुड्स, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और कैसे बिजनेस
इनसे रिलेटेड डिसीजन लेता है। ऐसा नहीं है बेटा कि हम अपना इकोनॉमिक पार्ट में पढ़ते हैं, बिजनेस में देखना पड़ता है ना कि वो मार्केट में सामान लॉन्च कर रहा है। जवाब देना मुझे। बिजनेस भी देखता है कि जो मार्केट में वो सामान लॉन्च कर रहा है बेटा, क्या उसके कंपेटिटिव में कोई गुड्स अवेलेबल है मार्केट में? बताना मुझे, क्या उसके कंपटीशन में कोई गुड्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर या नहीं है? तो कहने का मतलब क्या, किस बिजनेस को पता। एग्जांपल, मैं कोई आइटम निकाल रहा हूं, एग्जांपल एक मशीन निकालता हूं, और मुझे पता है उस मशीन को चलाने के लिए पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होने वाली है। लिसन टू मी, मैंने बोला मशीन को चलाने के लिए पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो या तो मशीन के साथ पेट्रोल भी मैं बेचूं, रिमेंबर। लेकिन मशीन और पेट्रोल क्या है बेटा, तो कौन सी गुड्स है? अगर मैंने बोला मशीन के बिना, पेट्रोल के बिना मशीन काम ही नहीं करेगी। जैसे एग्जांपल, आप लोग क्या पढ़ते हो? आप लोग क्या पढ़ते हो? कार एंड पेट्रोल, रिमेंबर, आप पढ़ते हैं ना, पेन और इंक। तो एग्जांपल लाइक दिस सेम, इसी तरह बात कर रहा हूं मैं। बताना मुझे, क्या सिंपल सी बात, वो मशीन को चलाने के लिए मुझे पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है, पेट्रोल के बिना मशीन नहीं काम करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन गुड्स को क्या बोलते हैं? those goods which can not be used without each other and those goods which can be used in place of each other। मैं टूथपेस्ट करता हूं, मेरे घर में टूथपेस्ट है, मैं कोलगेट लेके आ गया, तो बताओ कोलगेट अगर मान लो महंगी हो गई तो क्या बोलूंगा? मतलब एक के प्राइस की बात करूंगा, सेकंड की डिमांड की बात करूंगा। मैं बोलूंगा बताओ अगर कोलगेट के प्राइस बढ़ जाते हैं तो पेप्सोडेंट की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? इसे कहते हैं क्रॉस डिमांड। मैं बात कर रहा हूं प्राइस तो एक की बात कर रहा हूं, मैं उसकी डिमांड की बात नहीं कर रहा। अगर मैं ये बोलता, अगर मैं ये कहता कि प्राइस भी कोलगेट का और डिमांड भी कोलगेट की, बताओ क्या होगा? उसे कहते हैं प्राइस डिमांड, उसे क्या बोलते हैं? प्राइस डिमांड। बट व्हेन इट कम्स टू कि प्राइस एक की बात करो, डिमांड दूसरे की बात, इसे बोलते हैं क्रॉसर। हमें पता है टॉपिक, ओके, हम इसके बारे में बात करेंगे आगे, बट फिर भी हम आगे थोड़ा डिस्कशन किया है मैंने इसके बारे में। अब हेडिंग बना, अब आपका टॉपिक शुरू होता है एक्चुअल वाला। चलिए, तो हेडिंग बनाएंगे बेटा, पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन अब इसके साथ में हम ऐड ऑन करने वाले हैं अपने पास में। कौन सा पार्ट हम ऐड ऑन करने? इसको आप ये बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो आप फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। डिटरमिनेंट्स कह दो, यू कैन से दिस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? एंड डोंट वरी, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? डिमांड किसकी होती है? हवा की डिमांड कर रहे हो क्या? है ये बोल रहे हो? हाँ भाई डिमांड भगवान की डिमांड कर, नहीं बेटा, यहां पे डिमांड की मतलब है गुड्स की बात कर रहे हैं। और मैंने क्या बोला, जब भी कोई गुड्स स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होती कौन सी गुड्स है, आपको हमेशा लेके चलना पड़ता है नॉर्मल गुड्स। अगर एग्जामिनर ने या क्वेश्चन की स्टाइल ने या उसकी रिलेशनशिप ने हमें बता दिया कि भैया नॉर्मल गुड्स की बात नहीं कर रहा, ओनली इन दैट केस आप अपने गुड्स वाले कंसेप्ट को अलग करते हो। ठीक है, तो ये वन बाय वन पहले समझ लिखना शुरू करेंगे। तो कुछ पॉइंट डिमांड के फैक्टर के लिखेंगे, उन पॉइंट को लिखने के बाद में हम अपनी क्लास को समझाना शुरू करेंगे। जो पार्ट आज हो जाएगा, मैं बताया कि थोड़ी तबीयत डाउन है मेरी आज, तो जो पार्ट आज हो जाएगा वो आज कवर कर लेंगे, वरना उसे नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, आइए तो बताओ बेटा, बताओ आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद है? हमें सर पहला पॉइंट याद है, हमें पहला पॉइंट याद है, कौन सा? सबसे पहले कौन सा याद है? प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। लिखना शुरू करो, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। मतलब कमोडिटी के खुद के प्राइस भी उसकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। कैसे लिखे? इसको ऐसे करके लिखो, पैराग्राफ मत बनाओ, ऐसे लिखो बेटा, समझा मैं दूंगा बेटा कैसे। तो लिखो, अगर किसी कमोडिटी के प्राइस की बात कर रहा हूं, मतलब प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, वो एक कमोडिटी कुछ भी हो सकती है बेटा, एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, डिमांड ऑफ द कमोडिटी। तो हम क्या कहते हैं भैया, अगर एक ही कमोडिटी की बात कर रहे हो, उसके प्राइस की बात कर रहे हो, तो सिंपल सी बात कहते हैं सर इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगा। इनवर्स का मतलब होता है सर नेगेटिव को बोलते हैं इनवर्स। द वर्ड नेगेटिव इज कॉल्ड इनवर्स। और याद रखना, जब तक कुछ ना कहा जाए, मैंने क्या बोला, हमेशा हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं वो गुड्स कौन सी है? दैट इज नॉर्मल गुड्स। जब तक आपका रिलेशन चेंज ना हो, वो नॉर्मल गुड्स का पार्ट है। सिंपल सी बात, when it comes to the price of on commodity, in that case we are going to talk about normal goods का बात हम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं इसके रिगार्डिंग, इसे नोट करो पहले। अच्छा पिछला नोट हो गया था आपका? आपने नोट करने दिया था? हाँ किया था। क्या बोला सर? प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। सिंपल सी बात यहाँ क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि सर कौन कौन सी कमोडिटी है और क्या क्या उनमें अफेक्ट होता है हमारे पास में।
तो वन बाय वन इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करें। चलो लिखते हैं इसमें प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी। तो बोला जबकि नेगेटिव रिलेशन जब भी लिखा जा रहा है तो बात की जा रही है आपकी नॉर्मल गुड्स की, बट व्हेन द रिलेशन इज पॉजिटिव इट विल बिकम नोन एज द गिवन या इंफीरियर गुड। इसका पूरा रीजन दूंगा, डोंट वरी, पूरी तरह समझाऊंगा कि क्यों कह रहा हूं ऐसा कि नॉर्मल गुड्स में रिलेशन पॉजिटिव क्यों होता है। रिमेंबर, इसका एग्जांपल दूंगा आपको मैं कि व्हाई द रिलेशन इज नेगेटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स एंड व्हाई द रिलेशन पॉजिटिव इन केस ऑफ गिवन गुड्स बताऊंगा। सेकंड लिखो इसके अंदर, नेगेटिव का मतलब क्या होता है बताना मुझे। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? तो नेगेटिव का मतलब ये होता है कि अगर इस कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होंगे, बढ़ते हैं, तो डिमांड इसकी क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। क्यों ऐसा कह रहे हो उसका रीजन दूंगा आपको। और अगर प्राइस गिर जाते हैं तो डिमांड क्या होती है? डिमांड बढ़ जाती है। इसको कहते हैं नेगेटिव बोलते हैं, मतलब प्राइस का रिलेशन डिमांड के साथ उल्टा चलेगा। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रिलेशनशिप। बट व्हेन द सेम टॉपिक ऑफ प्राइसेस इज कनेक्टेड विद द पार्ट गिवन गुड्स, लिख लो, वो भी इसमें लिख लो बेटा। तो ये बात तो कब की? अगर आपके पास बात की जाएगी कौन से पॉइंट की? नॉर्मल गुड्स की, जब कुछ ना कहा जाए। लेकिन अगर इसी में मैं बात करूं, एक पार्ट तो मैंने कहा ये वाला पार्ट जो नॉर्मल गुड्स का पार्ट है, अगर मैं यहीं लिखता गिवन गुड्स और बोलता भैया गिवन गुड्स के प्राइसेस का क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब अगर गिवन गुड्स है या इंफीरियर गुड्स है, तो सर आप उसमें क्या लिखने वाले? मैं लिखने वाला हूं उसमें पॉजिटिव रिलेशन। मर्जी से लिख रहे हो? नहीं, मर्जी नहीं है मेरी। रीजन दूंगा क्यों लिख रहा हूं, बताऊंगा रीजन। तो क्या बोलूंगा? अगर गिवन गुड्स के प्राइसेस की बात करोगे, उनकी डिमांड की बात करोगे, तो उनके बीच में होता है पॉजिटिव रिलेशन, ना कि नेगेटिव। क्यों? जवाब दूंगा। मतलब इसका मतलब अगर इसके गिवन गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं बेटा, तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी कि भैया कंज्यूमर के पास में उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। जो पर्सन सबसे लोवेस्ट क्वालिटी की सामान को यूज कर रहा है वो उससे नीचे कहां जाएगा? सिंपल सी बात ना। तो अगर उनके प्राइस बढ़ भी जाएंगे तो भी वो उन्हें परचेज करेगा, बल्कि डरेगा, अरे प्राइस बढ़ गया जल्दी खरीद लेता हूं इस बात को। इसीलिए बोलते हैं कि इनका रिलेशन क्या होता है? पॉजिटिव होता है बेटा। तो प्राइस के गिरने पर डिमांड भी गिर जाती है, प्राइस बढ़ने पर इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही गुड्स को बोलते हैं गिवन गुड्स या इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। हालांकि अगर यही पर मैं बात करता किस केस में, नेसेसरी के केस में बात करता, तो इनके नेसेसरीज क्या होता, वहां कोई फर्क ही नहीं पड़ता इनके रिगार्डिंग। क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटा हाँ, बताऊंगा कौन सा पॉइंट, क्या रीजन है इसके पीछे। इसे नोट कर फिर आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, फिर बताऊंगा क्या पॉइंट है। क्योंकि आपको जो सामान खाना है वो तो खाओगे ना, बताओ हाँ या ना। ये बात तो नॉर्मल गुड्स की, ये बात गिवन गुड्स की, बट व्हेन इट कम्स टू नेसेसरीज पार्ट, तो बताओ घर में खाना तो खाओगे ना एटलीस्ट? हाँ खाएंगे सर। बट यहां पर हम जो मेनली बात करते हैं बात करते हैं बेटा कौन सी? नॉर्मल गुड्स की बात हम लोग करते हैं और बात करते हैं गिवन गुड्स की। बाकी गुड्स की बात मैं आगे करने वाला हूं, नोट कर लो इसको पहले से। ओके ठीक है सर। आज के लिए माफी बेटा। माफी किस लिए मांग रहे? अरे बेटा बस तबीयत डाउन है इसलिए वो वाला फील मुझे अभी नहीं आ रहा, वरना गाना गा के बढ़ाते हैं हम टॉपिक को। ठीक है सर, चलें, बोलो नोट हो गया क्या? ये पार्ट नोट हुआ? बोलो बोलो बोलो। डन 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 डन। बढ़िया आगे। ये हमने फर्स्ट पार्ट लिखा बेटा। देखो दो पार्ट लिखे, एक तो मैंने लिखा यहां पर ये वाला पार्ट और एक लिखा ये वाला पार्ट। बात प्राइस और डिमांड की होगी, बस ध्यान रखना दो पार्ट लिखे। आगे लिखो। अब सेकंड पार्ट लिखो। देखो सीक्वेंस में मैं सीक्वेंस चेंज नहीं करूंगा। सीक्वेंस इसलिए चेंज नहीं करता, रीजन बीइंग कि आपने ये सीक्वेंस पहले पढ़ा है। पर बता दूं बेटा कुछ एक्स्ट्रा डिटर्मिनेंट पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं। पहले कॉमन पार्ट इस क्लास में मैं जो बातें करने वाला हूं वो सारी बातें उस कॉमन टॉपिक की करने वाला हूं जो आपने जनरल इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, और उस टॉपिक को मैं कनेक्ट करूंगा आपके बिजनेस के साथ में। तो सेकंड लिखो। अब बताओ भैया बताओ, अगर एक बिजनेस को डिसीजन लेना है अपने सामान के रिगार्डिंग, जो वो सामान बना रहा है वो सामान लॉन्च करने वाला है, सोचो बेटा, अब वो चेक करा कि मार्केट में पहले से कोई सामान बेच रहा है तो क्या कहलाएगा, या मार्केट में इसे बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी अफेक्ट करती है डिमांड को। तो पॉइंट यहां पर आता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटेड गुड्स? इसी को बोलते हैं क्रॉस गुड्स। इन्हीं को बोलते हैं क्रॉस गुड्स बोलते हैं। क्या लिखो इसके बारे में? कह रहे सर लिखो आपकी, लिखो रिलेटेड गुड्स, लिखो इज ऑफ टू टाइप्स।
दो तरह की होती है। पहली लिखो, फर्स्ट लिखो, हमें पता है हम लिख लेंगे, लिखो तो सही बेटा। फिर पहला होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सेकंड इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब मुद्दा यह आता है कि ये किसको कहते हैं और ये वाली कौन सी होती है। तो लिख लो, पहले मीनिंग लिख लो इनके बारे में। ऐसी गुड्स जिनके बीच में लिखो which can be used in place of each other। ऐसी गुड्स जो एक दूसरे के प्लेस पर यूज की जा सकती हैं उन्हें कहते हैं सब्स्टिट्यूट। और ऐसी गुड्स which can not be used, ऐसी गुड्स which cannot be used without each other, जो एक दूसरे के बिना यूज नहीं की जा सकती, उन्हें कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सोचो आपके आसपास कितना सारा आइटम है। मैं कहता हूं मेरा एयर कंडीशनर और एसी का रिमोट बताना क्या कहलाएगा, जवाब देना। मेरा एयर कंडीशनर, मेरा एसी और मेरे एसी का रिमोट क्या कहलाएगा, जवाब देना बेटा मुझे। क्या बोलोगे? क्या मैं एसी को, या एसी में एग्जांपल मान लो फंक्शन ही नहीं कि हैंडसेट वाला फंक्शन इसमें है ही नहीं, जवाब दो मुझे। अगर मेरे को पता है इस एसी को इससे ऑपरेट करना है तो क्या मुझे बताओ ये एसी का रिमोट और ये एसी क्या कहलाएगा, जवाब दो मुझे। क्या इन दोनों गुड्स को आप एक दूसरे के बिना यूज कर पाओगे? नहीं सर। तो इन्हें क्या बोलोगे, लिख लो एग्जांपल के लिए। एसी, एयर कंडीशनर एंड इट्स रिमोट, एसी एंड इट्स रिमोट। आपका फेवरेट एग्जांपल जो पढ़ते हैं आज तक, कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल। आपका मोबाइल फोन और चार्जर क्या है बताना मुझे, मोबाइल एंड चार्जर। दोनों का नाता है नहीं है? है सर। ये तो नहीं है ना कि मोबाइल के प्लेस पे चार्जर यूज कर लोगे, ऐसा कुछ तो नहीं है कि कोई बात नहीं मोबाइल नहीं है तो क्या करें चार्जर यूज कर लेंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर। बट मुझे बताओ ऐसी गुड्स कौन कौन सी हैं जो एक दूसरे के प्लेस पर यूज हो सकती हैं। सोचो, दिमाग लगाओ। दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने आसपास नजरें घुमाओ बेटा, अपने आसपास नजरें घुमाओ, आपको बहुत सारा आइटम दिखेगा। मैंने बोला एग्जांपल के लिए, मैंने बोला कोलगेट एंड पेप्सोडेंट। अगर यही मैं बात करता, आपका कोलगेट और टूथब्रश कौन सा है बताना मुझे, सर वो कॉम्प्लीमेंट्री का पार्ट बन जाता। समझ में क्यों बोल रहा हूं मैं? तो ऐसी गुड्स जो एक दूसरे के बिना यूज नहीं हो सकती उन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और जो एक दूसरे के प्लेस पर हो सकती है उन्हें कहा जाता है सब्स्टिट्यूट। इसमें आपका जो एग्जांपल फेवरेट है वो भी लिख लो, जो आप आज तक पढ़ते आए हो। कौन से वाला पार्ट सर? सर आप तो हमें वो वाला पार्ट लिखवा रहे हो जो पहले पढ़ के। यस, क्योंकि यही है आपकी जनरल इकोनॉमिक्स और इसको कनेक्ट करेंगे बिजनेस के साथ में, तभी बनेगी बिजनेस इकोनॉमिक्स। आइए सेकंड लिखो, कौन सा आप लिखते रहे हमेशा इसके अंदर, टी एंड कॉफी वाला एग्जांपल। हाँ है ना? यस सर, टी एंड कॉफी वाला पार्ट। और लिख लो एप्पल एंड बनाना, फ्रूट्स है ना भैया, तो दोनों को एक दूसरे में यूज कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कर पाओ, फ्रूट तो फ्रूट ही है, यू कैन यूज दैट। तो लिखो इसका मतलब क्या है, इन्हें कहा जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इन्हीं की हम आगे और बात करेंगे, इसको नोट कर लो पहले आप लोग। अब इन्हीं की बात करेंगे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स को क्या मीनिंग यही लिखना हम लोगों ने? नहीं सर, ये मीनिंग है थ्योरेटिकल मीनिंग। लेकिन अब जो बात करेंगे इनकी रिलेशनशिप की बात करेंगे, जो रिलेशन के बेसिस के ऊपर इन्हें कितने टाइप में डिवाइड किया गया बेटा, ठीक है? कार, पेट्रोल, मोबाइल फोन, कनेक्शन। तो चार्जर की जगह पे आप लिख दो नेटवर्क, लिख सकते हो बताना मुझे। क्या मोबाइल फोन के प्लेस के ऊपर अगर मैं चार्जर के प्लेस पर लिखना चाहूं, बताना मुझे कि चार्जर के प्लेस पे लिखूं आपका मोबाइल और मोबाइल का नेटवर्क, ज्यादा अच्छा सेट होगा। हालांकि चार्जर भी कॉम्प्लीमेंट्री का ही पार्ट है, लेकिन नेटवर्क के बिना मोबाइल फोन किस काम का? यस सर, एग्जैक्टली। एक सुना आपने पुराने जमाने में वो टांगे हुआ करते, टांगे, तांगा सुने, तांगा होता है, तांगा जो घोड़े से तांगा चलता था। जवाब दो, वो घोड़े के बिना तांगा चलेगा ही नहीं सर, हाथ से खींच लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है भैया, एक अकेला नहीं है, बिना किसी के साथ में काम ही नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब उन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं बेटा। इसे नोट करो, फिर आगे समझते हैं इसको। तो आज की क्लास थोड़ी शॉर्ट भी हो तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है,
हम कुछ पॉइंट्स और लिखेंगे, उसके बाद समझना शुरू कर देंगे, ठीक है? ओके सर, चलो 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 चलो। हाँ जी सर। चले। ओके सर, आइए आगे बढ़ते हैं। प्राइस के बाद अब लिखो, इसमें अभी इसको खत्म नहीं करें, उसमें और लिखो। अब बात यहां आती है कि सर आपने कहा सब्स्टिट्यूट गुड्स, ऐसी गुड्स को बोलते हैं जो एक दूसरे के प्लेस पर यूज हो पाएंगी। और आपने कहा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वो गुड्स होती हैं जो एक दूसरे के प्लेस पर, एक दूसरे के बिना यूज हो ही नहीं सकती। तो सर इनके अंदर प्राइसेस और डिमांड की बात कैसे करेंगे? तो मैंने क्या बोला, रिलेटेड गुड्स को ही कहा जाता है, रिलेटेड गुड्स को, इन्हीं गुड्स को बोलते हैं बेटा क्रॉस गुड्स। दीज गुड्स आर नोन एज क्रॉस गुड्स। तो बताओ क्रॉस गुड्स के केस में कौन सी वाली डिमांड चलेगी? आंसर इज क्रॉस डिमांड। तो क्रॉस डिमांड क्या पड़ा? एक का प्राइस और दूसरे की डिमांड, एक का प्राइस और दूसरे की डिमांड। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात कर रहा हूं सब्स्टिट्यूट गुड्स की, तो क्या होता है बेटा, याद रखना क्या बोल रहा हूं। अब आप बताओ क्या होगा, लिसन टू मी। ऐसी गुड्स जो एक दूसरे के प्लेस पर यूज की जा सकती हैं, सोच के बताना मुझे। अगर कोलगेट का प्राइस महंगा हो गया, कोलगेट, कोलगेट लिखा आपने सर, कोलगेट का प्राइस महंगा हो गया, तो भैया पेप्सोडेंट की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? तो एक का, आप देखो लिसन टू मी, एक की प्राइस की बात कर रहा हूं और एक की डिमांड की बात कर रहा हूं। मतलब प्राइस इसकी और डिमांड इसकी बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, क्रॉस बोलते हैं इसको बेटा। बट अगर यहां बोलता है कि कोलगेट का ही प्राइस और कोलगेट की डिमांड, तो उसे बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, सेम कमोडिटी। तो फिर ये केस ये नहीं बनता, फिर ये केस बन जाता प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी वाला। इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब, आगे मैंने क्या बोला भाई, टी एंड कॉफी की बात कर रहा हूं। मैं मार्केट में टी लेने गया था, अब टी के प्राइस अगर ज्यादा हो गए तो लोग कॉफी ट्राई करना पीना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि टी का आपका सब्स्टिट्यूट कौन है? टी का सब्स्टिट्यूट है कॉफी। और बात कर लेते हैं, अगर मुझे मार्केट में एप्पल महंगे मिले, मम्मी ने बोला मेरा फ्रूट लेके आ, मुझे अगर एप्पल की अमाउंट जरा प्राइस बढ़ रहे हैं लगातार, तो मैं कोई और फ्रूट लेके चला जाऊंगा, हाँ है ना? इसका मतलब क्या है, ऐसी गुड्स के केस में क्या बोला, एक के प्राइस बढ़ने पर दूसरे की डिमांड भी बढ़ जाती है, हाँ है ना? बताओ मुझे। तो यहां डिमांड की बात क्या है, डिमांड फॉर अनदर, लिख लो। क्या मतलब क्या है, प्राइस एक का, मतलब प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अनदर, तभी ये क्लोज कहलाती है। सेम अगर बोलूं कि अगर मान लीजिए बेटा मैं बोलता, अगर एग्जांपल के लिए बोला मैंने, कोलगेट के प्राइस गिर गए, तो लोग कोलगेट को परचेज करेंगे। अब बताओ कोलगेट के प्राइस गिरने पर पेप्सोडेंट की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? उसकी डिमांड गिर जाएगी। अभी मैंने समझाया नहीं है, बस नोट करवा रहा हूं बेटा, समझाऊंगा पूरा पार्ट, ओके? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होगा बताओ मुझे। ये तो बात होगी किसकी, ये बात तो होगी सब्स्टिट्यूट गुड्स की। अब कॉम्प्लीमेंट्री की बात करके देख लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है, सर ऐसी गुड्स जो एक दूसरे के बिना यूज हो ही नहीं सकती। सिंपल सी बात, जब गुड्स एक दूसरे, एग्जाम्पल प्राइस ऑफ वन एंड डिमांड ऑफ अनदर, इसी को आपने बोला क्रॉस डिमांड होती है, हाँ सर इसी को बोलते हैं हम लोग। तो जवाब दो मुझे छोटी सी बात का बेटा, एक छोटी सी बात का रिप्लाई करना। अगर मैंने ये बोला कि आपने एग्जांपल लिया कि मोबाइल फोन और उसका नेटवर्क, मतलब सिम जो लेते हो आप नेटवर्क के लिए, लिसन टू मी, जवाब देना, अगर मोबाइल फोन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो नेटवर्क के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? जवाब दो। कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है। आप मोबाइल फोन परचेज कर रहे हो तो सिंपल सी बात क्या होगा, लिसन टू मी, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में एक के प्राइस का इंपैक्ट सेकंड पे क्या होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री केस में एक में प्राइस दूसरे में क्या फर्क पड़ता है? तो लिख लो बेटा, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन, यू कैन राइट हियर, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स देयर इज पॉजिटिव रिलेशन, लिख लो पॉजिटिव रिलेशन, इसमें लिख लो देयर इज पॉजिटिव रिलेशन in case of substitute goods, and लिखो there is negative relation, we can say adverse बोलते हैं, inverse बोलते हैं, relation
इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसे नोट करो फिर समझते हैं। और मुझे लग रहा है आज वाले पॉइंट को यहीं तक था के समझ कि बाकी के पार्ट जो है एग्जांपल लाइक इनकम ऑफ कंज्यूमर वाला पार्ट हुआ आपके पास में, टेस्ट एंड प्रेफरेंस वाली बात जहां पे हम बात करेंगे बैंडवैगन इफेक्ट क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट किसको बोलते हैं, वेबलन क्या है, स्नोप क्या है, हम बात करेंगे साइज क्या है, कंपोजिशन पॉपुलेशन भी अफेक्ट करती है भैया, कितने बूढ़े कितने बच्चे कितनी लेडीज, तो ये भी तो अफेक्ट करेगा नहीं करेगा डिमांड को। नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, सोशियोलॉजिकल, अब जो कुछ बोल रहा हूं वो आपने पहले नहीं पढ़े हुए, सोशियोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं उनकी बात करेंगे, वेदर की कंडीशन की बात करेंगे, एडवर्टाइजमेंट पढ़ा हुआ आप लोगों ने, गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करेंगे, एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे, ट्रेड की कंडीशंस की बात करेंगे, कंज्यूमर को जो उधार मिलना होता है उसकी बात करेंगे। तो सारी बातें हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी मेरे को लगता है आज मैं यहीं तक पढ़ा देता हूं बेटा आपको। बोलो बोलो बोलो, क्या आज की क्लास में यहां तक समझा दूं बेटा? जवाब दीजिए, स्टार्ट करें। हालांकि आज की क्लास में हमने कोई ऐसा टॉपिक नहीं लिखा है तो आपको लगे कि नहीं सर बहुत 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 ज्यादा ऐसा वाला टॉपिक है। थिंग इज कि इसको हम समझ लेते हैं, कोई बेसिक पार्ट कराया मैंने आपको लिखवाया। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको कंप्लीट पार्ट लिखवाऊंगा और कंप्लीट समझाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं ये भी बताऊंगा अलग से बाकी पॉइंट्स के अंदर कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं और क्यों बिजनेस इन्हें देखता है, जज करता है। बट उससे पहले मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज 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 थिंक अबाउट दिस। सोचो ध्यान से जो बोलने वाला हूं, सोचो ये कौन है बेटा, ये कौन है, इसका नाम सोचो बेटा, इसका नाम सोचो। हु इज ही, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बिल्ला। क्या नाम है? बिल्ला। सुनो ध्यान से बात को, इसका नाम है बिल्ला। और बिल्ला क्या करता है? बिल्ला चाहता है एक गाड़ी परचेज करना। बिल्ला वॉन्ट्स टू बाय ए कार। बिल्ला की इच्छा है कि वो एक गाड़ी खरीदे, बट बिल्ला के पास में गाड़ी को खरीदे, गाड़ी भी कौन सी कह रहा, गाड़ी भी छोटी मोटी नहीं भैया, जैगुआर लूंगा मैं, तो लूंगा तो जैगुआर वाली लूंगा। अब बिल्ला गाड़ी खरीदना चाहता है, लेकिन बिल्ला के पास वन बाय वन सुनना, पहली बात क्या बोली, बिल्ला गाड़ी खरीदना चाहता है, उसका मन है भैया गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए, बस उसके पास में परचेजिंग पावर नहीं है, मतलब खरीदने की क्षमता नहीं है। परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है? परचेजिंग पावर मतलब खरीदने की क्षमता नहीं है, मतलब पैसा नहीं है। फिर कैसी विश पूरी होगी? परचेजिंग पावर कोई कहते हैं बेटा एबिलिटी, यही कहलाते हैं एबिलिटी टू परचेज। कोई बोले ना कि भैया तेरे पास क्षमता है क्या, एबिलिटी है क्या, इसका मतलब ये होता है बेटा ही इज आस्किंग द परचेजिंग पावर, क्या आपकी परचेजिंग पावर क्या है। इसे सुनिए ध्यान से, समझा अपने आप दूंगा बेटा मैं। कह रहा सर बिल्ला गाड़ी खरीदना चाहता है, ये उसकी वॉन्ट है, लेकिन देखो वॉन्ट जरूर, देखो वॉन्ट मतलब क्या है, आपने आज तक सीखा कि वॉन्ट का मतलब अलग, डिजायर का मतलब अलग, रिमेंबर सुना आप लोगों ने हमेशा। अब पॉइंट इज आपकी वॉन्ट आपकी डिजायर कब कहलाती है? मेरी विश है, मेरी विश है कि मैं भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह चांद पर एक अपना घर बनाऊं, वहां पे एक प्लॉट ले लूं। सर आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, सुनो सही ध्यान से बात को। अब मेरी इच्छा है मैं करूं ऐसा, बट अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में वॉन्ट के साथ साथ अगर ये सिर्फ मेरी वॉन्ट रहे, तो वॉन्ट को अभी डिमांड नहीं बोलूंगा, फिर डिमांड नहीं कहलाएगी। तो क्या बोला, आपकी वॉन्ट के साथ इफ यू, प्लीज अब जो बोलने वाला उस बात को ध्यान से सुनना, जो बोल रहा हूं, जो इक्वेशन बना रहा हूं, सुनना ध्यान से बात को। क्या बोला मैंने? बोला मेरी वॉन्ट के साथ में मेरे पास एबिलिटी भी है, मतलब मेरे साथ परचेजिंग पावर भी है, मैं चाहता भी हूं और मेरे पास परचेजिंग पावर भी है, इसे क्या बोलेंगे? दूसरा, मेरे पास परचेजिंग पावर है, मेरे पास खरीदने की क्षमता है, मतलब पैसा तो है, होता ना बहुत लोगों में पैसा बहुत होता है, बट खरीदने का इच्छा नहीं होता, मन नहीं करता खरीदना, कंजूस टाइप के भी होते हैं। बट मेरे पास डिजायर, मैं नहीं, डू नॉट वांट, मैं खरीदना चाहता नहीं हूं, मतलब कि परचेजिंग पावर होते हुए भी आई डू नॉट वांट टू बाय, मैं खरीदना नहीं चाहता, इसके क्या बोलेंगे? या अगर मैं बोलूं, दो बात समझते पहले, जवाब देना बेटा, दो बातें कर रहा हूं मैं यहां पे। आपकी इच्छा है और आप खरीदने की परचेजिंग पावर भी रखते हो, तो याद रखना
अगर वांट वाला पार्ट जिसे नॉर्मली आप कह देते हो कि खरीदने, देखो ध्यान रखना, जब पैसा पॉकेट में होता है ना, जब पैसा पॉकेट में होता है तो आपकी वांट आपकी डिजायर में कन्वर्ट हो जाती है। पहली बात ध्यान रखना, रिपीट कर रहा हूं, बात सुनो ध्यान से। मैं एग्जांपल, लिसन टू मी। क्या आपने कभी ऐसा किया है क्या, जो बहुत बताना, जवाब देना मुझे। क्या आपने कभी ऐसा ट्राई किया है कि आप किसी स्टेशनरी शॉप पे गए, बोला भैया 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 मुझे ना मुझे मुझे मेरी इकोनॉमिक्स की बुक दे दो, मुझे बिजनेस इकोनॉमिक्स की बुक चाहिए। तो वो क्या बोला, बोला मुझे नितिन सर की बिजनेस इकोनॉमिक्स बुक चाहिए सर आपके पास से। वो बोला सर अभी तो नहीं है। अब मुझे बताओ क्या शॉप पर ऐसे ही पहुंच जाते हो आप, मन करता है तो ऐसे ही? नहीं सर। अगर आप किसी शॉप पे जाके खड़े हो रहे हो, अब जो बात कर रहा हूं सुनो ध्यान से, आज तक क्या पढ़ा मुझे नहीं पता, आप सुनो ध्यान से बात को। आप जब किसी शॉप पर किसी सेलर के पास जा रहे हो खरीदने के लिए और पूछ रहे हो जाके भैया ये अवेलेबल है, दैट मीन्स यू रियली वांट टू बाय दैट, दैट मीन्स यू आर हैविंग द परचेजिंग पावर। आप घर बैठ के सोच रहे हो मैं एक बुक लेके आऊंगा, मैं गाड़ी परचेज करूंगा, मैं बाइक, ये क्या है? ये आपकी वांट है, मेरे पास पैसे होंगे तो मैं खरीद लूंगा। तो सिर्फ आपकी इच्छा होना, या आप अगर चाहते हो, आपका चाहना, मतलब आपका चाहना आपकी डिजायर में कन्वर्ट नहीं होगा। दूसरी बात आता है, जब आपके पास आप चाहते भी हो, मतलब इसको वर्ड को अगर बदल दूं मैं, अगर मैं लिखना चाहूं कि अगर यहां मैं लिखूं बेटा डिजायर, आप चाहते हो क्योंकि आपके पास परचेजिंग पावर भी है और आप खरीद रहे हो, आप विलिंग हो खरीदने के लिए, तो उस केस में इसका मतलब अगर मैं किसी शॉप पे गया ना, जान से बेटा, अगर मैंने पूछा भी कि सर ये सामान है आपके पास, दैट मीन्स आई एम हैविंग द परचेजिंग पावर और मैं खरीदना चाहता हूं, उसी को बोलते हो डिमांड कहते हैं। आप उसी को बोलते हैं डिमांड बोलते हैं। बट थिंग इज मैं खरीदना नहीं चाहता बट मेरे पास परचेजिंग पावर है किस काम की, तो क्या वो परचेजिंग पावर डिमांड में कन्वर्ट होगी? आंसर इज, बताओ, क्या मैं खाली परचेजिंग पावर को डिमांड बोल सकता हूं? नहीं सर। इसका मतलब ना तो मैं सिर्फ डिमांड को, ना तो मैं सिर्फ डिजायर को डिमांड बोल सकता हूं और ना ही मैं परचेजिंग पावर को डिमांड बोल सकता हूं। मैं डिमांड कहता हूं जब मेरी डिजायर और मेरी खरीदने की क्षमता दोनों, मतलब परचेजिंग पावर एंड माय डिजायर, जब दोनों कनेक्ट होती हैं, जुड़ती हैं, उसे कहा जाता है डिमांड बोलते हैं। क्या बोला? डिमांड रेफर्स टू द इफेक्टिव डिजायर। इफेक्टिव डिजायर का मतलब ये होता है कि डिजायर भी है और डिजायर के साथ में मेरे पास में खरीदने की क्षमता भी, परचेजिंग पावर भी है, उसे कहा जाता है बेटा डिमांड बोलते हैं। अब इसका जो मीनिंग आप लोगों ने पढ़ा, अब सुनो कैसे पढ़ना है। मीनिंग को तोड़ दो बेटा, बेस्ट पार्ट है। जब ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे होते हो तो पैराग्राफ को तोड़ देना चाहिए पूरा पूरा। सुनो ध्यान से, हालांकि बहुत बेसिक पार्ट है, मैं इसलिए थोड़ा डीप में जा रहा हूं टॉपिक के, ठीक है? ओके ठीक है सर, लिसन टू मी, सुनते रहो। कह रहे डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी डिमांडेड। पहला वर्ड आया, देखो मैं अभी वन टिक करूंगा, पहला वर्ड आया क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर। भैया सिंपल सी बात ना, डिमांड कौन करेगा? अब प्रोड्यूसर करेगा। प्रोड्यूसर की डिमांड होती है क्या? नहीं सर। डिमांड किसकी होती है? कंज्यूमर की होती है। मैं खरीद, मैं भाई मैं कंज्यूम करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं सामान परचेज करूं, तो क्या सिंपल सी बात, कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। क्योंकि देखो चीजों को आप डिमांड कैसे करते हो, ये बोलते हो कि भैया मुझे इतना सारा सामान चाहिए, क्या डिमांड बोलूंगा इसको? प्लीज जवाब देना मुझे, हर एक वर्ड सुनो ध्यान से। वर्ड क्या लिखा? क्वांटिटी डिमांड किसको कहते हैं? मैं बोलूं मुझे इतना सारा सामान चाहिए, क्या इतने सारे वाले पार्ट को मैं डिमांड बोलूंगा? क्या इसे बोलोगे डिमांड का पार्ट बन जाएगा? नहीं बेटा। तो ऑलवेज रिमेंबर, डिमांड का मतलब यहां पे क्लैरिफाई किया गया है, सिर्फ ध्यान रखना, सिर्फ डिमांड होना ही आपके पास डिमांड का वर्ड नहीं है। क्या बोल रहे हो सर, क्या बात बोल रहे हो? मतलब सिर्फ इच्छा, डिजायर होना ही डिमांड का पार्ट नहीं है। इसका मतलब आपको बताना पड़ता है कि कितनी क्वांटिटी में परचेज करना चाहते हो। एक आइटम चाहिए, दो आइटम चाहिए, कितना आइटम चाहिए? 1 kg, रिमेंबर 1 लीटर, 1 डजन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये हुआ कि सर फर्स्ट इज क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर हु इज विलिंग एंड एबल टू परचेज। द टू वर्ड्स, वो खरीदना चाहता भी है और उसके पास एबिलिटी मतलब परचेजिंग पावर भी है, तभी उसको, वो भी कैसे, वो भी डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर। सर डिफरेंट प्राइस का मतलब हमें आज तक क्लैरिफाई नहीं हो पाया। आपने पढ़ा हमेशा बट इसका मीनिंग समझ में आया आप लोगों को भी? डिफरेंट प्राइस का मतलब ये होता है बेटा कि अगर मान लीजिए कोई मुझे ये बोल रहा है कि भाई 1 यूनिट बेचूंगा, यूनिट दूंगा, एक यूनिट सामान दूंगा, 1 यूनिट दूंगा और 1 यूनिट का लूंगा 10 रुपए, लेकिन तू मुझसे अगर 5 यूनिट मांगेगा, 5 यूनिट मांगेगा तो तुझे मैं वो सामान 10 का नहीं दूंगा, मैं तुझे 50 का दूंगा। तो किस सिंपल सी बात, डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर आप डिफरेंट कमोडिटी को खरीदने के लिए विलिंग भी हो और साथ में आपके पास में एबिलिटी टू परचेज भी है। वो भी कैसे? ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम।
पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है एक समय से एक टाइम तक। एग्जांपल बोलूं, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, इट इज कॉल्ड पीरियड बोलते हैं। तो क्या होता है बताना, मेरे महीने की सैलरी आती है, क्या महीने की सैलरी के सर आपने पूरे महीने काम किया तो सैलरी आई, तो क्या इसे मैं पॉइंट बोलूंगा या पीरियड बोलूंगा? देयर टू कंसेप्ट, ध्यान रखना, देयर टू कंसेप्ट, वन इज कॉल्ड फ्लो एंड सेकंड इज कॉल्ड स्टॉक। क्या बोल रहा हूं? देयर टू कंसेप्ट, वन इज कॉल्ड फ्लो एंड सेकंड इज कॉल्ड स्टॉक। फ्लो का मतलब होता है बेटा, फ्लो का मतलब है जिसे पीरियड ऑफ टाइम में मापा जा सकता है, एंड स्टॉक का मतलब होता है जिसे एक स्पेसिफिक टाइम पे माप सकता हूं। मैं बोलूं बताओ इस रूम में कितनी चेयर रखी है, अभी बताओ, आपने काउंट किया सर इसमें 10 चेयर रखी है या इसमें 100 चेयर रखी है, इसको क्या बोलोगे? दैट इज कॉल्ड स्टॉक कंसेप्ट विच कैन बी मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। बट मैं बोलूं बताओ बेटा 1 तारीख से इस रूम में अब तक कितनी चेयर आई और कितनी चली गई, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। इसका मतलब ध्यान रखना जो बोल रहा हूं, लिसन टू मी, डिमांड का मतलब क्या होता है? अब देखो प्लीज सुनो ध्यान से बात को, शॉर्ट में सुनो, है ना, बहुत डीप में चला गया, आप आराम से सुनो पॉइंट को। डिमांड मींस, अब देखो फोकस सामने, डिमांड का मतलब क्या है? पहली बात तो क्वांटिटी डिमांडेड, कि भैया क्वांटिटी में बात होगी, यहां पर इतना उतना में बात नहीं होगी। दूसरी बात विलिंगनेस टू परचेज, खरीदना चाहता है, विलिंगनेस होनी जरूरी है, जबरदस्ती नहीं बेच रहे हो। दूसरी बात सर परचेजिंग पावर होनी चाहिए। जब आपकी विलिंगनेस और आपकी परचेजिंग पावर जुड़ती है ना, तो कौन सी, चाहे वो डिफरेंट प्राइस और पीरियड ऑफ टाइम पे, उसी को डिमांड कहा जाता है। इज इट क्लियर? हाँ या ना बोलो, मुझे समझ में आया नहीं आया? क्या मीनिंग ऑफ डिमांड क्लियर हुआ? तो एग्जामिनर क्या पूछता है पता आपको? मैंने इसको ऐसे क्यों पढ़ा है आपको, इसका रीजन है बेटा, एग्जामिनर आपसे ऐसे पूछता है, जो मैंने एग्जांपल इक्वेशन बनाया, एग्जांपल आपके पास में, कि एग्जांपल बताओ कि कौन सी इक्वेशन सूट करती है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, किस पार्ट को आप डिमांड कहोगे? तो पॉइंट जब भी यहां दिखे इक्वेशन में, डिजायर प्लस परचेजिंग पावर, दैट विल बी नोन एज डिमांड। खाली डिजायर, अगर मैं बोलूं ए ऑप्शन में लिखा है डिजायर, बी ऑप्शन में लिखा है परचेजिंग पावर, सी ऑप्शन में लिखा है आपके पास डिजायर प्लस परचेजिंग पावर, एंड डी ऑप्शन में लिखा है आपके पास, सी में लिखा है ये वाला, और डी में लिखा है ऑल ऑफ नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा बताओ? पूछा डिमांड क्या होती है, आंसर क्या होगा? सर हमारी आपकी आपकी पास कौन, आपकी डिजायर और आपकी परचेजिंग पावर क्या कहलाती है? डिमांड कहलाती है। तो इसलिए ये बात मैंने बताई आपको बेटा, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। आगे बढ़े, अब आते हैं पॉइंट के ऊपर। सुनो सुनो सुनो, बोलो हाँ 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 बोलो सर। डिमांड को डिवाइड किया गया, अगर देखें तो नॉर्मली डिमांड को डिवाइड के 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा, एक होता है डायरेक्ट डिमांड, एक होता है डायरेक्ट डिमांड, और एक होता है इनडायरेक्ट डिमांड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन यहां पे हम उसकी बात नहीं करने वाले, बताऊंगा भी नहीं क्या है सर। डायरेक्ट डिमांड का रिलेशन, सिंपल सी बात, किसी भी फैक्टर के साथ जिस डिमांड का रिलेशन डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। मैं बोलूं आपकी पॉकेट में पैसा बढ़ेगा तो क्या करोगे? कम खरीदोगे ज्यादा खरीदोगे? डिमांड करोगे, डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। इनडायरेक्ट किसको बोलते हैं? कि जिसका रिलेशन तो नहीं है स्ट्रेटली, मतलब आपके पास डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर रहे हो आप, बट आपके पास फिर भी रिलेशन निकलता किसका, कि भैया देश में जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो जब कनेक्शन बनाते हो दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड बोलते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना कौन सा वाला पार्ट, हमें पढ़ना अपना ये वाला पार्ट। तो बात करते हैं कि डिमांड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पढ़ते हैं, तो फर्स्ट इज कॉल्ड प्राइस डिमांड, सेकंड इज कॉल्ड इनकम डिमांड, थर्ड इज कॉल्ड क्रॉस डिमांड। तो प्राइस डिमांड का मतलब क्या बेटा? प्राइस डिमांड का मतलब, तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप सुनते हो ना, एक बात सुनना, आप एक लाइन लिखते हो हमेशा, प्राइस इफेक्ट, याद है, सुनते हो लिखते भी हो, आप लिखते हो इनकम इफेक्ट, पढ़ते हैं हम लोग प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, आप लिखते हो क्रॉस इफेक्ट। ये वर्ड सुना आप लोगों ने पहले, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और क्रॉस इफेक्ट, 3 टाइप का पार्ट है। जनरली क्या होता है पता है आपको? मैं, डिमांड एंड सप्लाई वाली यूनिट ऐसी यूनिट है जो आपको स्कूलों में इतनी बार पढ़ाई गई कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट आपके माइंड में चलते रहते हैं। यही वजह है कि जब इस टॉपिक को पढ़ाया भी जाता है तो क्या लगता है कि यार ये तो मुझे आता है, इस पार्ट में तो ये नया होना चाहिए था। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं जब भी इकोनॉमिक्स के पार्ट को पढ़ेंगे ना, अपने ब्रेन को क्लीन रख के चलना कि हाँ मुझे स्टार्टिंग से गेन करना है, क्या पता कि मैं इसका सबका सिस्टमेटिक मैंने बनाने वाला, सिस्टम में करवाने वाला सारा काम। चले, सारा पार्ट हम सिस्टम में पढ़ेंगे, हम आगे पीछे रैंडम नहीं पढ़ने वाले। लिसन टू मी, क्या बोला? प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट या क्रॉस इफेक्ट, इसी को कहते हैं बेटा प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड या क्रॉस डिमांड। मतलब सिंपल सी बात, कमोडिटी के खुद के प्राइसेस, कमोडिटी के खुद के प्राइसेस का उसकी खुद की डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसे बोलता है प्राइस इफेक्ट, इसे बोलता है प्राइस इफेक्ट। या प्राइस का डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो गुड्स नॉर्मल हो, टिफन हो या इंफीरियर गुड्स हो,
या लग्जरी आइटम हो या नेसेसरी आइटम हो, जब भी किसी प्राइस का डिमांड पे इफेक्ट पूछते हैं, दैट इज नोन एज प्राइस इफेक्ट। जब भी किसी कंज्यूमर की इनकम की बात करें, तो कंज्यूमर की इनकम की बात करें और किसी भी कमोडिटी की डिमांड की बात करें, एग्जांपल चाहे नॉर्मल गुड्स की बात करें, चाहे इंफीरियर की बात करें, चाहे लग्जरी की बात करें, चाहे कंफर्ट की बात करें, डिमांड, कमोडिटी की डिमांड कोई भी पूछे, पर बात अगर इनकम की हो रही है, मतलब इनकम का रिलेशन डिमांड के साथ, इसे बोलते हैं इनकम इफेक्ट। प्राइस का रिलेशन, मतलब प्राइस का इंपैक्ट किसके ऊपर, इंपैक्ट बोलते हैं किसके ऊपर, प्राइस का इंपैक्ट आपकी डिमांड के ऊपर, इसे बोलते हैं प्राइस इफेक्ट बोलते हैं। और क्लोज का मतलब क्या है, एक का प्राइसेस और दूसरे की डिमांड, इसे बोलते हैं क्लोज डिमांड या क्लोज इफेक्ट बोलते हैं। वही पढ़ने वाले आइए देखो, तो ये बात मैंने यहाँ पे मेंशन भी की कि प्राइस डिमांड मतलब एक का प्राइस और उसी की डिमांड। एग्जांपल चाहे गुड्स आपकी नॉर्मल, गिवन, इंफीरियर, लग्जरी, कंफर्ट, नेसेसरी कोई भी हो सकती है। क्लोज डिमांड मतलब एक का प्राइस और डिमांड दूसरे की, इसे बोलते हैं क्लोज इफेक्ट। ऑलवेज रिमेंबर, एग्जामिनर अगर क्वेश्चन देता है कि बताओ भैया बताओ, अगर बनाना के प्राइसेस बढ़ गए तो बनाना के प्राइसेस बढ़ने की वजह से ऑरेंज की डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसे कौन सा इफेक्ट बोलोगे? ऑप्शन ए प्राइस इफेक्ट, ऑप्शन बी इनकम इफेक्ट, ऑप्शन सी क्रॉस इफेक्ट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज क्रॉस इफेक्ट, याद रहेगा। इसलिए दोनों वर्ड बताया कि क्रॉस डिमांड को ही क्रॉस इफेक्ट कहा जाता है। आगे क्या बढ़ रहा है, फैक्टर पढ़ते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। और आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, जितना पॉइंट लेके उतना ही पढ़ेंगे, इस तरह नहीं पढ़ेंगे क्लास के, बाकी पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, ठीक है? ओके समझ, ठीक है सर। प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी हम पढ़ रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। अब प्लीज जो बोलूं वो सुनना, इस पार्ट को ऐसे मत पढ़ो, सुनो कैसे पढ़ना। थिंक अबाउट, किसी कंपनी को, किसी फैक्ट्री को, किसी प्रोड्यूसर को या मैन्युफैक्चरर को, बात एक ही है, प्रोड्यूसर कहूं या मैन्युफैक्चरर कहूं, मुझे बताओ किसी बिजनेस को डिसीजन लेना है, वो डिसीजन चाहे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हो, प्रोडक्ट के कमोडिटी के रिगार्डिंग जो बना रहा है उसके रिगार्डिंग हो, या उसकी प्राइस के रिगार्डिंग हो, कॉस्ट के रिगार्डिंग हो, तो मुझे बताओ अगर बात कमोडिटी की हो रही है, जो सामान बनाया जा रहा है, तो क्या उस कमोडिटी का प्राइस वो कितना रखे कितना ना रखे, क्या इस बात का फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अब मुझे बताओ, मार्केट में तो, मार्केट में लिसन टू मी, मार्केट में तो गिवन गुड्स भी है, तो गिवन या इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है लो क्वालिटी गुड्स। मार्केट में जो हल्की वस्तुएं होती हैं, एग्जांपल मैं बोलूं, लिसन टू मी, मैंने एग्जांपल बोला कि आप मिल्क खरीदते हो, हम दूध खरीदते हैं, तो मार्केट में अवेलेबल है आपका फुल क्रीम मिल्क भी, फुल क्रीम मिल्क, और मार्केट में अवेलेबल ये भी है डबल टोन मिल्क, हाँ या ना? सोचो, डबल टोन मिल्क। आप मार्केट से गेहूं खरीदते हो, गेहूं प्रीमियम क्वालिटी का भी है और सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का भी है। राइस खरीदते हो, हाईएस्ट क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का भी है, लोवेस्ट क्वालिटी का भी है। ऑयल खरीद, सिंपल सी बात, चेक करो, हर एक आइटम पे अप्लाई हो रहा है बात। मार्केट में जो भी चीज आप खरीदते हो, या तो आपको अच्छी क्वालिटी मिलती है या सबसे लोवेस्ट क्वालिटी। हमेशा हर एक आइटम की लोवेस्ट क्वालिटी, आप किसी ब्रांड से खरीदते हो या किसी रेडी पे लगे हुए सब जो कपड़े होते हैं वो खरीद करते हो, जो ठेले लोग ओपन लगा के बेचते हैं वहां पे सामने, सबसे लोवेस्ट क्वालिटी, किसी का यूज किया हुआ कपड़ा होता है, रफ क्लॉथ बोलते हैं उसको। तो बताओ क्या करते हो? तो इसी को बोलते हैं बेटा कि सर जैसी कमोडिटी होगी, मतलब सिंपल सी बात, अब एग्जांपल अगर व्हीट लग रहा है या कोई सामान बना रहा है, एग्जांपल फुल क्रीम मिल्क भी कंपनी बना रही है और डबल टोन भी कंपनी बना रही है, तो कहने का मतलब डबल टोन भी बना रही है और फुल क्रीम बना रही है, डबल क्या बोलेंगे, सबसे लोवेस्ट क्वालिटी कहलाती है गिवन गुड्स कहलाती है बेटा। तो कहने का मतलब डबल टोन क्या कहलाएगा, इंफीरियर गुड कहलाएगा। सिंपल सी बात। अब आप बात करें सर इससे ऊपर क्या होता है, इससे ऊपर बोलते हैं बेटा नॉर्मल गुड्स। क्या बोलते हैं? नॉर्मल गुड्स। तो क्या बोला गया, अब सुनो ध्यान से, हमने हमेशा ये जाना कि सर कमोडिटी का प्राइस भी उसकी डिमांड को अफेक्ट करता है। जब भी बात कही जाती है और कहीं ना लिखा मिले, दैट ऑलवेज मींस द प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड्स एंड डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स। जब तक आपको गिवन गुड्स की बात ना करे, आप इसकी बात को लेके नहीं चलेंगे। याद रहेगा क्या बोला मैंने? जब तक गिवन या इंफीरियर गुड्स की बात ना करे, आप इसकी बात नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला भैया अगर एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जाम में आया कि बताओ बेटा बताओ, बताइए कि सर अगर किसी कमोडिटी का, मान एग्जाम्पल नाम दिया, किसी कमोडिटी का एक्स कमोडिटी थी, किसी कमोडिटी की प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, उसकी वजह से कंज्यूमर ने उसे खरीदना कम कर दिया। बताओ ये कौन सी गुड्स है? मतलब प्राइस बढ़ने से लोगों ने खरीदना कम कर दिया, डिमांड गिर गई। क्या बोलोगे? उसके रिलेशन से पहचानोगे गुड्स कौन सी है, उसे बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। याद रहेगा? ठीक है। बट अगर बात ये होती
कि सर प्राइस बढ़ने से किसी कमोडिटी की डिमांड भी बढ़ रही है। क्या मतलब बात कर रहे हो? हाँ बेटा हाँ, सुनो ध्यान से, मुझे बताओ, जो पर्सन, जो कंज्यूमर ऑलरेडी एक लोअर क्वालिटी की, सबसे लोवेस्ट क्वालिटी की सामान को कंज्यूम कर रहा है, यूज कर रहा है, अब उसके लिए उससे नीचे कुछ भी नहीं है, अब भूखा तो मरेगा नहीं, भूखा तो मरेगा नहीं। तो अगर बताओ ऐसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं, उस कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं जिसके कोई नीचे ऑप्शन है ही नहीं उसके नीचे, तो बताओ वो पर्सन क्या करेगा? जानते हो क्या करेगा? वो उस सामान को ज्यादा परचेज करने को भागता है। ये नहीं बोलेगा देखा जाएगा ना, वो कहेगा भैया लगातार प्राइस बढ़ रहे हैं, इसको खरीद लेता हूं पहले एडवांस के अंदर। मतलब ऐसी कमोडिटी केस में क्या होगा, प्राइसेस के बढ़ने पर उस कमोडिटी की डिमांड भी बढ़ जाती है। इसीलिए बोलते हैं जब प्राइस इफेक्ट, देखो प्राइस और डिमांड को क्या बोलते हैं? प्राइस इफेक्ट बोलते हैं। जब प्राइस इफेक्ट, यहां पे बात वही है, जब प्राइस इफेक्ट की बात हो और प्राइस इफेक्ट अगर नेगेटिव हो दैट मींस नॉर्मल गुड्स, पॉजिटिव हो दैट मींस गिवन या इंफीरियर गुड्स। क्योंकि प्राइस इफेक्ट का रिलेशन भी सेम कहां पे बात करते हैं? यहां बात करते हैं। चलिए आगे, इज इट क्लियर? बोलो समझ में आया ना? तो याद रहेगा जब बात प्राइस इफेक्ट की हो तो मतलब प्राइस एंड डिमांड में क्या रिलेशन है? सिंपल समझ, डिमांड किसकी? कमोडिटी। कमोडिटी कौन सी? या तो नॉर्मल होगी या गिवन इंफीरियर होगी या नेसेसरी गुड्स होगी। अब भैया सिंपल सी बात, जो गुड्स आपकी नेसेसरी गुड्स है, रिमेंबर आप नॉर्मली परचेज करो, बात कर रहा हूं अगर आप गिवन गुड्स को यूज नहीं करते हैं उस केस की बात कर रहा हूं। चले आगे आते हैं। नेक्स्ट वन इज, हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट और आज का लास्ट पार्ट है बेटा, ठीक है? ओके ठीक है, आज मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरी, इस फोकस सामने। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स किसको बोलते हैं? हैव अ लुक ऑन दिस। ऐसी गुड्स जो आपके पास में, लिसन टू मी, देखो संबंधित वस्तुएं बोलते हैं, मतलब ऐसी गुड्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, या तो डायरेक्टली कनेक्टेड है या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब सिंपल सी बात, इन गुड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला टाइप कौन सा है? सब्स्टिट्यूट, सेकंड है कॉम्प्लीमेंट्री। तो ऐसी गुड्स जो एक दूसरे के प्लेस पर यूज हो सकती हैं उन्हें कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। एग्जांपल कोलगेट, पेप्सोडेंट, टी, कॉफी, एप्पल बनाना एक्सेट्रा। और मार्केट में कितने सारे आइटम है जिनका ऑप्शन अवेलेबल है, लगा लो दिमाग कौन कौन से। मार्केट में आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं जिनके ऑप्शन अवेलेबल है। आप सैमसंग का फोन लो, एमआई का फोन लो, फोन तो है, फोन तो फोन ही है ना। कौन सी गुड्स है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। एग्जांपल हाँ है ना, बोलो है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी गुड जो कि एक दूसरे के प्लेस पर यूज की जा सकती है उन्हें कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। और ऐसी गुड जो एक दूसरे के बिना यूज नहीं हो सकती, मतलब तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू यूज नहीं होगी, उन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड, उन्हें बोलते हैं कॉम्प्ली। एग्जांपल एक बोला, एसी रिमोट, कार पेट्रोल, एसी रिमोट, कार पेट्रोल, मोबाइल या मोबाइल का नेटवर्क। ये गुड्स कौन सी गुड्स है बेटा? ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है क्योंकि इनको आप अकेले यूज नहीं कर सकते। बिना सिम के, बिना नेटवर्क के किस काम का मोबाइल, बिना फोन, बिना चार्जर के किस काम का मोबाइल फोन आपका। अपने आसपास चेक करो कितना सारा आइटम है। एग्जांपल मैं बोलूं, भाई मेरे पास में जो ट्यूबलाइट लगी हुई है, लाइटें लगी हुई है, क्या इसके लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है? जवाब देना मुझे। जो मेरे पास में, मैं बोलता हूं एग्जांपल के लिए, जो लाइट लगी हुई है, क्या उसके लिए मुझे लाइट इलेक्ट्रिक रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी? या हो सकता है मुझे बैटरी की रिक्वायरमेंट हो, हाँ है ना। मैं माइक, एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, मैं माइक से बात कर रहा हूं, जिस माइक से मैं बोल रहा हूं बेटा, अब मुझे बताओ जिस माइक से मैं बात कर रहा हूं, मुझे बताओ इस माइक के और इसमें माइक में डलने वाली बैटरी, सोचो ना कितने सारे आइटम है। एग्जाम्पल की कमी नहीं है आप लोगों के पास बेटा, चेक करो, जितने चाहो उतने एग्जाम्पल बना सकते हो आप आपस में, बस आपने आसपास चेक करो क्या कुछ आइटम अवेलेबल आपके पास। तो कहने का मतलब क्या है सर, ऐसी गुड्स जो एक दूसरे के बिना यूज नहीं हो सकती, दोज आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। याद रहेगा? तो क्या बोला, एक बात बताना मुझे, अब मुझे बताओ ऐसी गुड्स जो दूसरे के बिना यूज हो ही नहीं सकती। एग्जांपल क्या हो सकती है, बात करता हूं, हो सकती है मतलब which can be used in place of each other, which can be used in place of each other और which cannot be used without each other। बात अलग अलग है। तो मुद्दा मुझे बताओ, यहां नीचे लिखा गया जैसे पॉजिटिव रिलेशन इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसका मतलब समझते हो? पॉजिटिव रिलेशन की बात मतलब समझते हो? पॉजिटिव रिलेशन का मतलब है प्राइस और डिमांड। पॉजिटिव, जब बात आ रही संबंध की, रिलेशन की, तो बात कर रहा है प्राइस की और डिमांड की। और आपने अभी पढ़ा कि रिलेटेड गुड्स को बोलते हैं क्रॉस गुड्स बोलते हैं। तो क्रॉस गुड्स का मतलब जब गुड्स क्रॉस है तो इफेक्ट भी कौन सा होगा? क्रॉस इफेक्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया एक के प्राइस की बात करो और दूसरे की डिमांड की बात करने वाले, जब ऐसा होता है इसी को क्रॉस कहा जाता है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि मैं बोलूं कि भैया इसी का एग्जांपल बोलूं,
इस एग्जांपल, लिसन टू मी, दिस पर्टिकुलर पेंसिल इज स्पेसिफिकली फॉर आईपैड। फोकस सामने, मैंने बोला दिस पर्टिकुलर पेंसिल इज स्पेसिफिकली फॉर आईपैड। आईपैड के बिना कहीं और काम नहीं आती। तो मुझे बताओ आईपैड के साथ ये पेंसिल, आईपैड, मेरा आईपैड और ये पेंसिल क्या कहलाएगी? बताओ मुझे। मेरा बाकी जो पेन टैब मेरे पास रखे हैं वो पेन और वो टैब आपस में क्या कहलाएंगे? वो तो ध्यान से सर, उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। यस और नो, जवाब दो मुझे। तो मुझे बताओ एक के प्राइस बढ़ने पर दूसरे की डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? अब मुझे बताओ एग्जांपल लाइक दिस, मैं बोलता हूं, पहली बात करता हूं कि मैंने बोला कि मैं मार्केट में गया, मैंने बोला भैया एक काम करो, बोला क्या काम करो? बोला भैया एग्जांपल मुझे टी लेनी थी। तो बताओ अगर टी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो आप कॉफी की डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्वेश्चन वो ऐसे पूछता आपसे, एक कॉमोडिटी का इफेक्ट दूसरी कॉमोडिटी पे क्या पड़ेगा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जांपल के लिए। एग्जांपल, या तो एग्जामिनर आपको क्या देगा, या तो क्वेश्चन में गुड्स के नाम देगा। ध्यान रखना इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है और क्यों पढ़ रहे हैं। लिसन टू मी, या तो जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के अंदर गुड्स का नाम अवेलेबल होगा, गुड्स के नेम अवेलेबल होगा, बताएगा कि कौन सी गुड्स की बात कर रहे हो। ठीक है, अगर गुड्स का नाम नहीं मिलेगा बेटा तो वहां पर आपको रिलेशन दिया जाएगा कि गुड्स का एग्जांपल, गुड्स का नाम दे दिया एक्स एंड वाई। गुड्स का नाम मतलब क्लियरली डिफाइन करेगा कि भैया टी की बात कर रहा है या कॉफी की बात कर रहा है, बात बताएगा। और याद रखना किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब भी दो गुड्स दिखे ना, वो दो गुड्स अगर बात हो रही है, वो गुड्स हमेशा कौन सी गुड्स है? उन्हें बोलते हैं रिलेटेड गुड्स बोलते हैं बेटा। बस आपको चेक करना होगा कि वो कौन सी है, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है या कॉम्प्लीमेंट्री है। और इसको चेक करने के लिए बेस्ट पार्ट क्या है? आप बेस्ट पार्ट है या तो नाम से पहचानेंगे हम लोग, या हम पहचानेंगे रिलेशनशिप, मतलब पॉजिटिव रिलेशन है या फिर नेगेटिव रिलेशन है। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इससे पहचानने वाले हैं। मतलब रिलेशन भी कौन सा? एक का प्राइस दूसरे की डिमांड, एक का प्राइस दूसरे की डिमांड, इसी को बोलते हैं क्रॉस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? क्रॉस इफेक्ट। तो क्या बोला, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने क्या बोला, क्वेश्चन एग्जाम में कैसा था, इस टाइप का आता है। हम क्यों पढ़ रहे हैं? अब बिजनेस भी क्या करता है, लिसन टू मी ध्यान से। बिजनेस अपनी डिसीजन मेकिंग से पहले इस फैक्टर को एनालाइज करते हैं, क्योंकि जो मार्केट में वो सामान लॉन्च करने जा रहे हैं। अब मुझे बताओ सीए का कोर्स लॉन्च हो गया, बताओ अब कोई एक और इंस्टीट्यूट कहता है भाई मैं भी काम शुरू करना चाहता हूं, तो कहने का मतलब क्या वो चेक नहीं करेगा क्या कि क्या उसके साथ में, क्या उसके प्लेस पर कोई और भी है जिसको कंज्यूमर मतलब आप लोग यूज कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं सर। तो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट क्या है? अब बात सुनने क्या बोलने वाला, लिसन टू मी सर। कहने का मतलब क्या है, क्या एजुकेशनल सेक्टर बिना टीचर्स के चल पाएगा या बिना बच्चों के चल पाएगा? जवाब देना मुझे कि पढ़ने वाला कोई नहीं, टीचर 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 टीचर, इज इट सो? नो सर। तो कहने का मतलब क्या बेटा, किसी भी पर्टिकुलर सामान के ऊपर चीजों पर इस चीज को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। याद रहेगा क्या बोला मैंने? याद रखना, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स द रिलेशन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब एक का प्राइस और सेकंड की डिमांड पॉजिटिव है। एग्जांपल मैंने कहा टी के प्राइस बढ़ेंगे तो भैया डिमांड पे क्या फर्क, कॉफी में क्या फर्क पड़ेगा? कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग उस सामान को नहीं खरीदेंगे जिसके प्राइस बढ़ चुके हैं, वो खरीदेंगे उसके ऑप्शन को। समझ में आ गया? सब्स्टिट्यूट सिंपली मींस ऑप्शन को बोलते हैं। इज इट क्लियर बेटा? और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा मुझे बताओ। अगर मुझे बताओ पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी या सीएनजी चलने वाली गाड़ी, मुझे बताओ अगर बोलता हूं, सुनो ध्यान से बात को, अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? जवाब दो। एक के प्राइस बढ़ेंगे तो भैया सिंपल सी बात, लोग उसको यूज करना कम कर देंगे। दिल्ली में आज के टाइम में पेट्रोल वाली गाड़ियां कम होती जा रही हैं और आपके पास सीएनजी वाली गाड़ियां बढ़ रही हैं। हालांकि अगर मैं बोलूं, लिसन टू मी, देखो एक बात निकल के यहां से होगा सामने, जवाब देना। एक आज की लास्ट पॉइंट है बेटा मेरा, सुनो ध्यान से, मुझे जवाब दो। अगर मैं बोलूं पेट्रोल एंड कार और अगर मैं कहूं पेट्रोल एंड सीएनजी, प्लीज फोकस सामने, बस इन दोनों का मतलब बता दो, पूरा टॉपिक क्लियर। क्या बोला मैंने दो बातें लिखी यहां पे, यहां लिख देता हूं। मैंने कहा पेट्रोल एंड कार और सेकंड साइड लिखा मैंने पेट्रोल एंड सीएनजी, पेट्रोल एंड डीजल। जवाब दो कौन कौन सी गुड्स है? सर इसे हम कहेंगे कौन सी गुड? दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसलिए यहां से एक बात और निकल के आएगी और इसी क्या बोलेंगे, इन्हें बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो बात क्या निकल के आई? सेम गुड्स
क्या कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है और सेम गुड का कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है। इज इट क्लियर? समझ में आया? एंड दैट्स इट बेटा, आज और नहीं पढ़ेंगे, आज इतने ही पढ़ेंगे। होप सो ये टॉपिक जो पढ़ा हमने डील किया, पर डीप में चलेगा टॉपिक क्या, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्लास से हमारे पास में अपना पूरा पार्ट कवर करेंगे इसका, जहां हम डिटरमिनेंट की बात करेंगे, बाकी फैक्टर की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू, बाय बेटा, बाय बाय।